पर राजनीतिक रूप से हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम देरा से चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये विधि का विधान है कि इस क्षेत्र के आजाद प्रत्याशी ने बिना किसी कारण इस्तीफा दिया और उपचुनाव हुआ और सर्वे में मुख्यमंत्री के तौर पर जब आधार मापा तो उन्होंने मेरी पत्नी को टिकट दिया और आज वो अब चुनाव लड़ रही है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि इधर कमलेश ठाकुर हारी और उधर सरकार गिर जाएगी। आज उन्होंने सभा में कहा। नहीं, लोकतंत्र में हार और जीत का सरकार से कोई संबंध नहीं है। इन चुनावों को तो सरकार से कोई संबंध नहीं। वो तो 4 जून को भी कह रहे थे कि 2 सरकारें बनेंगी। उनका हिसाब पता नहीं कैसा है। अगर मैंने एक दिन भी काम नहीं किया और हमने 14 महीने उनका काम नहीं किया और वो इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं, तो अगले 3.5 साल में तो हमारी सरकार है और अभी तब तक तो मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा और मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। अगर वो गलती से जीत गए तो क्या फिर दोबारा इस्तीफा देंगे? क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे हो? और देरा की जनता का भाग्य भी उदय हुआ है। अगर ये इस्तीफा ना देते हुशार सिंह जी तो ये उपचुनाव ना होता, तो ये सीएम का विधानसभा क्षेत्र ना बनता। अब जब सीएम का विधानसभा क्षेत्र बनने जा रहा है तो देरा की जनता की चाहती है कि देरा में विकास हो, इसलिए वो बुखला कर इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए वो जीत गए तो सरकार तो हमारी है, तो इसलिए बुखलाहट में और बरगलाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। अब जो ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से कमल को खिलाया, भारतीय जनता पार्टी की पहली बार धवाला जी के बलिदान से सरकार बनी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर माइनॉरिटी की सरकार को अधिमान दिया, पहली बात। दूसरी बात, अब वो टिकट कमल को खरीद कर लाए। अगर वो जीत भी जाते तो भी तो मुख्यमंत्री में हो, तो फिर इस्तीफा दे देंगे? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। जनता को बेवकूफ समझते हैं। वो सोचते जिस तरफ मैं कहूंगा उस तरफ से जनता चलेगी। अगर 4 जून के इलेक्शन को ले लिया जाता और 6 के 6 विधायक भी जीत जाते तो भी 31 होते। पर हिमाचल की जनता ने जनबल को जिताया और धनबल को हराया, क्योंकि जनता के वोट से जो सरकार बनी उसे नोट के दम से गिराने की कोशिश जयराम ठाकुर जी ने की, जो सफल नहीं हो पाई। नमस्कार, स्वागत आप सभी का फर्स्ट वेडिक मीडिया पर। मैं विनायक ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद हैं, यूं कह लीजिए कि जिला कांगड़ा में, और आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुखिया सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। हाँ, आप सभी को पता है कि देरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, नालागढ़ की बात करें और साथ में हमीरपुर, तो यहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं। इसी विषयों को लेकर, इन प्रश्नों को लेकर, इन विधानसभा क्षेत्र के प्रश्नों को लेकर आज हमारे साथ मुखिया महोदय हैं, सीएम साहब। उनसे बातचीत करेंगे कुछ सवालों को लेकर, और बेसिकली हमारा फोकस जो है वो देहरा को लेकर रहेगा, क्योंकि देहरा जो इस वक्त हॉट सीट बनी है और माननीय महोदय की जो धर्मपत्नी है कमलेश ठाकुर जी वहां से प्रत्याशी हैं, और आज तो चुनावी प्रचार थम भी चुका है। इन सभी विषयों को लेकर आज चर्चा करेंगे। आइए सर का स्वागत करते हैं और कुछ सवाल भी रखेंगे। सर, वेलकम आपका हमारे चैनल। थैंक यू। सीएम साहब, बड़ा अहम सवाल और बड़ा विशेष सवाल, देरा विधानसभा क्षेत्र ही क्यों चुना चुनाव के लिए मैडम के लिए? नहीं, देरा विधानसभा क्षेत्र ना तो हमने चुना, ये तो हाई कमांड ने एक सर्वे करवाया, उसके बाद वाइफ का नाम आया। वाइफ ने पहले इनकार की, पर हाई कमांड ने पता किया देहरा में उनकी अपनी जगह भी है, उनकी बहनें भी देहरा रहती है, भाई भी देहरा में मकान है, और पिछले के काफी समय से मेरा भी देहरा आना लगा रहता है। पर राजनीतिक रूप से हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम देहरा से चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये विधि का विधान है कि इस क्षेत्र के आजाद प्रत्याशी ने बिना किसी कारण इस्तीफा दिया और उपचुनाव हुआ और सर्वे में मुख्यमंत्री के तौर पर जब आधार मापा तो उन्होंने मेरी पत्नी को टिकट दिया और आज वो अब चुनाव लड़ रही है। सीएम साहब, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि सीएम साहब जो है वो अब उनको पंचायत टू पंचायत आना पड़ रहा है, और बाकी विधानसभा क्षेत्र जहाँ उपचुनाव है वहाँ इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, और देहरा में जो है वो ज्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। नहीं, ऐसी कहाँ। मैं तो हमीरपुर पंचायत टू पंचायत गया, नालागढ़ में 2 पंचायतों में गया, एक पंचायत में गया। मेरी तो मीटिंगें, आज 3 मीटिंगें थी, तो पंचायत नहीं गया। देहरा में भी मेरे ख्याल
मैं 30-35 प्रतिशत ही घुमा हूँ। सबको इकट्ठा करके, जैसे हरिपुर में आज काफी पंचायतों की मीटिंग थी, उस तरह खबली में आज काफी पंचायतों की मीटिंग, इस तरह से हमने पंचायत किया। और जनता के दरबार में जाने में पंचायत टू पंचायत भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र की परंपरा है कि हम जनता तक अपनी आवाज पहुंचाएं और उस आवाज को जनता को अपने मत के द्वारा उनको समझाने की कोशिश करें कि आप 10 तारीख को जब अपना मत का प्रयोग करेंगे तो जो हमने कहा उस पर भी विचार करें। सर, जैसा कि सर्वे रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो कर्जे में डूबा हुआ है। इस बीच जो है वो देहरा को जो है एससी ऑफिस की भी जो घोषणा आपके माध्यम से की गई है और साथ में पीडब्ल्यूडी के एससी ऑफिस की और एसपी ऑफिस और 2-3 चीजें जो घोषणा की हैं, इसको फिर कैसे फलीफूलित किया जाएगा ऐसे कर्जे में? नहीं, कर्जे का इससे कोई संबंध है? कर्जे का इससे कोई संबंध नहीं है। 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा बीजेपी छोड़कर गई थी, तो उससे कुछ लेना देना नहीं। जो एसपी ऑफिस पुलिस का कैबिनेट ने अप्रूव किया है, आचार संहिता के कारण उसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई है। अब उसकी आचार संहिता हटने के बाद नोटिफिकेशन कर दी जाएगी। वो तो कानून व्यवस्था के लिए पुलिस का एक हमने एसपी ऑफिस पुलिस का बनाया है और एससी ऑफिस पीडब्ल्यूडी का बनाया है। यहाँ सड़कों की हालत देखिए, नंदपुर भटोली का पुल देखिए। तो जब एससी ऑफिस आएगा तो आपके पास बजट आएगा और आपके सड़कों की ओर ध्यान रखा जाएगा। तो अभी तो ये ऑफिस की शुरुआत है, अभी तो और भी ऑफिस यहाँ देहरा में आएंगे। और क्योंकि ये चुनाव जो हो रहा है वो अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के तौर पर देहरा विधानसभा क्षेत्र अब हमारी ही बनी है, तो इसलिए विकास तो होना ही है। तो इस विकास की दृष्टि से कई और ऑफिस भी आने वाले समय में खुलेंगे। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि इधर कमलेश ठाकुर हारी और उधर सरकार गिर जाएगी, आज ही उन्होंने सभा में कहा है। नहीं, लोकतंत्र में हार और जीत का सरकार से कोई संबंध नहीं है। इन चुनावों का तो सरकार से कोई संबंध नहीं। वो तो 4 जून को भी कह रहे थे कि 2 सरकारें बनेगी, उनका हिसाब पता नहीं कैसा है। अगर 4 जून के इलेक्शन को ले लिया जाता और 6 के 6 विधायक भी जीत जाते तो भी 31 होते। पर हिमाचल की जनता ने जनबल को जिताया और धनबल को हराया, क्योंकि जनता के वोट से जो सरकार बनी उसे नोट के दम से गिराने की कोशिश जयराम ठाकुर जी ने की, जो सफल नहीं हो पाई। और 6 में से हम 4 सीटें जीते। 34 के लिए हमें 35 एक विधायक की जरूरत थी, हम 38 हो गए। तो अब चुनाव का हार जीत से क्या संबंध है? इन 3 चुनाव सरकार के तले हो नहीं रही, सरकार तो पूर्ण बहुमत में। इस प्रकार की बात करके वो चाहते हैं कि देहरा की जनता उनको वोट डाले। इस प्रकार की बात नहीं करेंगे तो 3.5 साल हमारी सरकार है, कौन भाजपा के प्रत्याशी को वोट डालेगा? आंखों के सामने तो उनको सरकार नजर आ रही है। सर, क्या देहरा में कांग्रेस का साथ दे रही है? नहीं, ये तो आपको पता होगा यार, कांग्रेस हमेशा कांग्रेस का साथ देती है। प्रदेश के जो लोक निर्माण विभाग मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है एक प्रिंट मीडिया को, उसमें कहा है कि जो हिमाचल प्रदेश में कुछ विधानसभा क्षेत्र है वहां पर संगठन में फेर बदलाव की जरूरत है। आप इस नजरिए को या इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं सर? नहीं, उनका अपना नजरिया, तो उसमें अगर कहीं कमजोर होगा तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा उन्हें देखेगी, उनकी जिम्मेवारी बनती है। जहाँ संगठन कमजोर है तो उसमें देखती है, क्योंकि मैं तो सरकार में हूँ और मुझे सरकार के तौर पर भी जिस जगह संगठन कमजोर है तो संगठन की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी से बात करके उसको मजबूत करने के लिए हम दोनों प्रयास करेंगे। पौंग डैम विस्थापितों को लेकर आपने जो है खुलेआम स्टेज में कहा है कि इस बार जो है सरकार जो है पूरे सजग है और पौंग डैम विस्थापितों की समस्या को हल किया जाएगा, और देहरा हल्के में सबसे ज्यादा पौंग डैम विस्थापित हैं सर। बिल्कुल हल किया जाएगा। मैं इस समस्या से अब पूर्णतः अवगत हुआ हूँ, वो भी तब जब यहाँ से कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ रही है, मैंने उसको स्टडी किया। ये तो मेरे ध्यान में इतनी ज्यादा कोई लाया नहीं कि बेचारे 50-50 साल से फॉरेस्ट की लैंड पे 3-3 मरले 4-4 मरले का मकान बनाकर बैठे हैं, बोनोफाइड सर्टिफिकेट नहीं दे बन रहे है तो हमारे लोग ना पौंग डैम पिस्पा से उन्होंने अपनी जगह दी, उनको राजस्थान में पट्टे मिले नहीं, वो सड़कों पर है। तो मेरे मन में उनके लिए दर्द है,
गरीब आदमी है, उनके लिए दर्द है, तो इसलिए मैं समस्या का समाधान करूंगा। और मैंने कहा है कि 15 अगस्त में देहरा में मनाऊंगा। उससे पहले मैं अधिकारियों को निर्देश दूंगा, 35 दिन में जो हम कार्य कर सकते हैं करेंगे। इन सभी विषयों के बीच में इको सेंसिटिव जोन का मुद्दा सर जो कहीं ना कहीं हाइड हो गया। आप सभी आपको भी पता बड़ी भांति कि इको सेंसिटिव जोन का मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा उजागर हुआ था और उसमें भी वो भी कहीं ना कहीं देहरा की जनता को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता था, ऐसा जो अखबारों में भी प्रकाशित हुआ था, मीडिया में भी चला था। क्या कहेंगे सर इसको लेकर स्टैंड? नहीं, इको सेंसिटिव जोन में अपने लोगों की जगह को हम इको सेंसिटिव जोन से बाहर निकाल देंगे स्पष्ट तौर पे। तब इससे स्पष्ट तो मैं स्पष्ट तौर पर ही बात करने वाला व्यक्ति हूँ। जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं होशियार सिंह, उन्होंने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब मैं विधायक था मेरा एक भी काम नहीं किया, इसलिए मुझे जो इस्तीफा देना पड़ रहा है जनता के बीच में जाकर, ये उन्होंने सार्वजनिक कहा है, सार्वजनिक मंचों पे भी कहा है। तो अगर मैंने एक दिन भी काम नहीं किया और हमने 14 महीने उनका काम नहीं किया और वो इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं, तो अगले 3.5 साल में तो हमारी सरकार है और अभी तब तक तो मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा और मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। अगर वो गलती से जीत गए तो क्या फिर वो दोबारा इस्तीफा देंगे? क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे हो? ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। पहला देहरा का दौरा कांगड़ा जिला की 15 विधानसभा क्षेत्रों में मैंने किया, उनकी सारी मांगों को माना, लेकिन उन्होंने इस्तीफा ये सही कहा कि मुख्यमंत्री ने मेरा काम नहीं किया, ये सही नहीं कहा। इस्तीफा उन्होंने मेरे खिलाफ दिया, ये सही कहा। अब मुझे बताइए, अब जो ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से कमल को खिलाया, कमल खिला और भारतीय जनता पार्टी की पहली बार धवाला जी के बलिदान से सरकार बनी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर माइनॉरिटी की सरकार को अधिमान दिया, पहली बात। दूसरी बात, अब वो टिकट कमल को खरीद कर लाए। अगर वो जीत भी जाते तो भी तो मुख्यमंत्री में हो, तो फिर इस्तीफा दे देंगे? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। तो जनता को बेवकूफ समझते हैं, वो सोचते जिस तरफ मैं कहूंगा उस तरफ से जनता चलेगी, लेकिन देहरा की जनता को पता कि 3.5 साल कांग्रेस की सरकार है और देहरा की जनता का भाग्य भी उदय हुआ है। अगर ये इस्तीफा ना देते होशियार सिंह जी तो ये उपचुनाव ना होता, ये उपचुनाव ना होता तो सीएम के तौर पर मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये सीएम का विधानसभा क्षेत्र ना बनता। अब जब सीएम का विधानसभा क्षेत्र बनने जा रहा है तो देहरा की जनता की चाहती है कि देहरा में विकास हो, इसलिए वो बुखला कर इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए जीत गए तो सरकार तो हमारी है, तो इसलिए बुखलाहट में और बरगलाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। सर बेरोजगार युवकों के बारे में 2 सवाल हैं, एक ही सवाल में 2 सवाल करूंगा आपसे। रिजल्ट्स पेंडिंग है, करुणा मूलक वाले लगातार कह रहे हैं सरकार को कि हमारी रिजल्ट्स जो है वो हमें नौकरी दे दी जाए। हर तरह के अभी आपसे जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी लोग मिले हैं, मतलब सभी जगह ये चीज जो चल रही है हिमाचल प्रदेश में। कब तक करुणा मूलक की नौकरी की बहाली और जॉब्स के बारे में थोड़ा सा? नहीं, इसकी आपको पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए सवाल पूछने से पहले जानकारी होना भी जरूरी है। JOIT के 817 का रिजल्ट निकल रहा है और भी रिजल्टों को हमने निकालने की प्रक्रिया पूरी कर दी और कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि सभी रिजल्ट को निकाल दिया जाए। और जो करुणा मूलक है उसके लिए पॉलिसी में ये देखना पड़ेगा कि जो उनके जिसके आधार पर उनके बेटे को नौकरी मिलनी है, उन बेटे की माता को जो पेंशन मिलती है वो एक लिमिट पर आ रही है। हम चाहते हैं माता को भी पेंशन मिले और उनको नौकरी भी मिले, तो उसमें कुछ कानूनी अड़चने हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और स्टडी करने के बाद कहीं ना कहीं ये बात करनी पड़ेगी कि जिसको पेंशन मिलती है तो मिनिमम पेंशन फिक्स कर दी जाए, तब उनके बेटे को नौकरी मिल जाए। तो डबल बेनिफिट के कारण वो नौकरी नहीं मिल पा रही, हम उसमें स्टडी कर रहे हैं। अंतिम सवाल सर, और बड़ा अहम सवाल, आपने कहा कि देहरा जो है वो सीएम की उपचुनाव जो सीएम के जो विधानसभा क्षेत्र बनने जा रहा है, तो ये मान के चला जाए कि अगली बार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है देहरा से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर मेरी वाइफ वहां से चुनाव लड़ रही है, ये चुनाव जनरल इलेक्शन तो हो नहीं रहा, ये तो बाय इलेक्शन हो रहा है, तो उन जनता जानती है कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही, तो एक किस्म से सीएम का ही विधानसभा क्षेत्र होने जा रहा है।
अब पत्नी जब अपने काम लेकर आएगी, रोज मेरे साथ रहेगी, तो नेचुरली जो उनके काम बहुत ज्यादा होंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया हमारे चैनल को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और बहुत से विषयों को लेकर चर्चा की। जुड़े रहिए हमारे चैनल पर।